जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अनुराग बघेल और नीट में कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। कुछ लोग बहुत परेशान होंगे, कुछ लोग बहुत हताश होंगे। अब बात आती है जब भी अकार्बनिक रसायन या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो हमें यह लगता है कि यार आखिरी के कुछ दिनों में हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, और अकार्बनिक रसायन में क्वेश्चन कहां से आते हैं। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि हमें आखिरी के टाइम पे बेटा, अगर हम अकार्बनिक रसायन के जितने भी चैप्टर्स हैं उनमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या है, किन टॉपिक्स का वेटेज कितना है और पढ़ना कैसे है और किन किन चीजों पे फोकस करना है। क्योंकि ये जो आखिरी वक्त होता है, पढ़ तो हम सब कुछ चुके होते हैं, लेकिन रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और कई बार हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स छोड़ के चले जाते हैं, उनका रिवीजन नहीं कर पाते हैं और हमारे मार्क्स कम हो जाते हैं। तो इस वीडियो में हम आज इन्हीं सारी बातों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं अपन कहानी की। हमारे पास एक ऐसी रणनीति जो कि अकार्बनिक रसायन में आपको जो भी 12 से 15 क्वेश्चन आते हैं देके चली जाएगी। मैं कह रहा हूं, मतलब कह रहा हूं, चीजों को बस समझना कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हमको करना क्या क्या है। चलिए तो मैं सबसे पहले बात करता हूं आपके सामने कि यार अगर अकार्बनिक रसायन के कक्षा 11वीं और कक्षा 12वीं के मैं सवाल देखूं तो सवाल कहां और किन चैप्टर से पूछे जाते हैं, चलिए बात करते हैं। सबसे पहला जो अपना चैप्टर या अध्याय है बेटा, वो है तत्वों का वर्गीकरण एवं उनके गुणों में आवर्तिता या उनकी विशेषताओं में आवर्तिता। समझना बेटा, जैसे पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर है अपना, इसमें से एक या दो क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं? इसमें से एक या दो क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। सवाल कहां से आते हैं? सवाल कहां से आते हैं? सबसे पहला सवाल बेटा आपको परमाणविक त्रिज्या बहुत अच्छे से आनी चाहिए। बोलो क्या आनी चाहिए? परमाणविक त्रिज्या इसमें से बहुत अच्छे से आनी चाहिए। दूसरा, आयनन ऊर्जा आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। आयनन ऊर्जा आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी आपको पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए? इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी पता होनी चाहिए। और चौथी चीज विद्युत ऋणता आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा कौन से तत्व किस वर्ग में, किस आवर्त में रखे गए हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। मतलब आवर्त सारणी का हम कहते हैं ना, एक एक आवर्त, एक एक वर्ग आपके दिमाग में सेट होना चाहिए, तभी आप एक से दो क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और अगर ये एक से दो सवाल आपने बहुत अच्छे से कर लिए ना मेरे बेटा, तो आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या अकार्बनिक रसायन का जो बेस होता है वो बहुत अच्छा बन जाता है। अगर बहुत अच्छा बन गया तो आप क्या करेंगे, बाकी चैप्टर्स भी, बाकी जो अध्याय है वो भी आपके क्या हो जाएंगे, बहुत आसान हो जाएंगे। तो हाँ सर, हमको तो समझ आ गया कि तत्वों की आवर्तिता एवं तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणों में आवर्तिता वाला चैप्टर हमको कहां से पढ़ना। एक सबसे पहली बात मैं आपको इस वीडियो को शुरू करने से पहले ही बता दूं कि अगर आप अकार्बनिक रसायन पढ़ रहे हैं तो आखिरी समय में आपको एनसीईआरटी की ऐसी कोई भी लाइन नहीं होनी चाहिए जो याद ना हो। क्लियरली आपके दिमाग में मैं सेट कर दे रहा हूं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या अकार्बनिक रसायन में एनसीईआरटी की कोई भी ऐसी लाइन नहीं होनी चाहिए जो आपको याद ना हो। क्योंकि पूरा पेपर इतने सालों में मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, कहां से पूछा जाता है, एकदम एनसीईआरटी की एक एक लाइन से पूछा जाता है। चलिए सर, ये तो हमने समझ लिया, यहां से एक से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा अपना जो अध्याय है वो है बेटा रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना। मैं कहता हूं कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है वो यहीं से पूछा जाता है। और इसमें से सवाल उठते हैं 4 से 5। कितने उठते हैं? 4 से 5 सवाल उठते हैं। अब मैं आप लोगों को बता दूं, मोस्ट ऑफ द टाइम, ज्यादा से ज्यादा बार कहां से सवाल पूछे जाते हैं, या तो 4 से 5 सवाल आपके पूछे जाएंगे। सबसे पहली बात जो आपकी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी होती है वहां से पूछा जाएगा। दूसरा एमओटी से पूछा जाएगा। एमओटी में भी आपको क्या क्या याद रखना है, समझना। बंध क्रम, समझना बेटा, समझना। सबसे ज्यादा बंध क्रम के सवाल सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। दूसरा, बंध क्रम अगर आपने देख लिया तो बंध का स्थायित्व क्या है, बंध का स्थायित्व के बारे में, बंध के स्थायित्व के बारे में, ठीक है। इसके अलावा बंध की ऊर्जा के बारे में,
बंध की लंबाई के बारे में, बंध की लंबाई के बारे में। चलो ये सबसे ज्यादा सवाल एमओटी से उठते हैं, ठीक है। इसके बाद सर और कहां से सवाल उठते हैं जिसको हमको बहुत अच्छे से करना है? इसके बाद अगर यहां से सवाल उठते हैं तो संकरण। आया है, मैं तो एक ही बात कहता हूं कि मैंने पिछले सालों में देखा है कि जितने भी पेपर हुए हैं, कुछ भी भूल जाओ, संकरण भूल के मत जाना, एक ना एक सवाल आएगा ही आएगा, एक ना एक सवाल आएगा ही आएगा। और संकरण के बाद उसकी ज्यामिति, जो भी आपके पास अणु दिया रहेगा उसकी ज्यामिति क्या है, ज्यामिति या आकार पे सवाल पूछा जाता है। और सब सवाल कहां से उठेगा? और उठेगा सवाल द्विध्रुव आघूर्ण से। बोलो कहां से उठेगा? द्विध्रुव आघूर्ण से सवाल आपको देखने को मिलेगा, आघूर्ण से आपको सवाल देखने को मिलेगा। हर साल पूछा जाता है किसका सबसे ज्यादा होगा, किसका न्यूनतम होगा, किसका जीरो अपने को देखने मिलेगा। द्विध्रुव आघूर्ण से सवाल पूछा ही पूछा जाता है। और एक हाइड्रोजन बंधन देख लेना आखिरी में, ये अगर आपने कर लिया, मैंने क्या बोला, पढ़ना पूरा है लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है जिसको छोड़ के नहीं जाना। और कह दिया ना मेरे मुंह से, वही के वही सवाल आपको देखने मिलेंगे बेटा, वही के वही सवाल। और आखिरी में आप हाइड्रोजन बंधन देख के चले जाना, आपका रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना वाला अध्याय कंप्लीट हो जाएगा। 4 से 5 सवाल आएंगे ही आएंगे। अब बात करते हैं सर, ठीक है, अकार्बनिक रसायन का अगर आप देखेंगे तो वेटेज थोड़ा कम होता है, लेकिन पी ब्लॉक ग्रुप 13 और ग्रुप 14 अपने पास दिए गए, वर्ग 13 और वर्ग 14 अपने पास दिए गए। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, जितने भी तत्व हमारे पास दिए गए, जितने भी तत्व हैं उनकी आपको जो जनरल प्रॉपर्टीज है उनको पढ़ना है। और पहला तत्व बाकी तत्वों से क्यों अलग है, ठीक है, इसके बारे में अपने को पढ़ना है। इनके कंपाउंड्स हटा दिए गए हैं, इनके कंपाउंड्स हटा दिए गए हैं। चाहे 13, 14, 15, 16, 17, 18 कोई भी ग्रुप आप देखेंगे, आपको इनकी जनरल प्रॉपर्टीज को सबसे अच्छे से पढ़ना है। बोलो किसको पढ़ना है? जनरल प्रॉपर्टीज जितनी भी है उनको बहुत अच्छे से पढ़ना है। क्लियर हो गया सभी को? यस सर क्लियर हो गया, यस सर क्लियर हो गया। तो आपको समझ आया ना कि अकार्बनिक रसायन में कक्षा 11 में ये 3 चैप्टर थे जिनको हमने बहुत अच्छे से कर लिया है, ठीक है। अब आते हैं हम कक्षा 12 पे। बोलो किस पे आते हैं? कक्षा 12 पे आते हैं। चलिए जी, डी एंड एफ ब्लॉक के तत्व। क्या? डी एंड एफ ब्लॉक के तत्व। मेरा ये मानना है कि अगर 10-12 साल में देखा जाए, मैं तो बार बार कह रहा हूं कि एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ना है, कि 10 या 12 साल में अगर देखा जाए तो आपको ये पता चलेगा कि डी एंड एफ ब्लॉक के तत्व को एनसीईआरटी से अगर हमने कर लिया, लेकिन एनसीईआरटी समझना थोड़ा मुश्किल है। तो बहुत अच्छे से एनसीईआरटी की एक लाइन क्या कहना चाह रही है, असर्शन और रीजन जैसे आजकल जो सवाल आ रहे हैं वो किसी भी लाइन से उठ सकते हैं। तो आपको डी एंड एफ ब्लॉक की एनसीईआरटी बहुत अच्छे से समझ के पढ़नी है, बहुत अच्छे से समझ के पढ़नी है। कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैं कोई बात कर ही नहीं रहा, कुछ भी पूछा जा सकता है भाई, कुछ भी पूछा जा सकता है। और इसमें से 2 से 3 सवाल आते ही आते हैं। क्या आते हैं? 2 से 3 सवाल आते ही आते हैं। चलो नाउ अगला समन्वय यौगिक। समन्वय यौगिक, इसमें बेटा अगर सवाल पूछा जाएगा तो सबसे ज्यादा सवाल वर्नर की थ्योरी से कई बार आए हुए हैं। इसके बाद और कहां से सवाल पूछा जाता है? इसमें सवाल पूछा जाता समावयवता से। बोलो कहां से पूछा जाता है? समावयवता से सवाल पूछा जाता है, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं नीट 2024, 23, 22, 20, 21 पे जाऊं तो इसमें से भी 2 या 3 सवाल हमको देखने को मिलते हैं। इसमें भी 2 या 3 सवाल अपने को देखने को मिलते हैं। फिर पी ब्लॉक 15 से लेके 18 तक आपको इसमें जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करना है, कंपाउंड्स की स्टडी नहीं करना है। तो हाँ सर, हमारा इनऑर्गेनिक का चैप्टर्स कम है, अध्याय कम है, लेकिन सवाल 12 से 15 हर साल आपको देखने को मिलेंगे। समझ गए? अब अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सर आखिरी में क्या करना पूरा है, अरे भाई 180 मार्क्स का पेपर है, करना पूरा है, लेकिन रासायनिक आबंधन को सबसे पहले कर लेना, उसके बाद समन्वय यौगिकों को और डी एंड एफ ब्लॉक को। इन 3 चैप्टर्स को तो भूलना मत, आप कभी मत भूलना बेटा, कभी मत भूलना। क्लियर हो गया? सभी को क्लियर हो गया? चलो सर अब मैं बात करता हूं प्रश्नों की कुल संख्या। अगर आप अकार्बनिक रसायन में देखेंगे तो 12 से 15 सवाल हर साल पूछे जाते हैं। कितने सवाल पूछे जाते हैं? 12 से 15 सवाल पूछे जाते हैं, जिसकी प्रतिशतता अगर आपके बारे में हम बात करें, किसके बारे में बात करें, प्रतिशतता कितनी है, तो भाई आप मान सकते हैं 22 से लेके 35% के बीच में कुछ भी पूछे, मतलब इतना वेटेज तो ये रखता है, या इतनी प्रतिशत तक तो ये रखता है। अगर इतनी प्रतिशतता है और अकार्बनिक रसायन आसान है, एनसीईआरटी पढ़ के हम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, तो बेटा एक चैप्टर की एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से घोट लो और घुट्टी मार के
पी जाओ, एनसीईआरटी को घोट लो और घुट्टी मार के पी जाओ। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बेटा वो तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया। चलो सर बहुत अच्छी बात है। अब अगली बात अगर मैं करूं, ये मुझे पता चल गया अकार्बनिक रसायन में 12 से 15 सवाल आते हैं। ये तो मैं बोल नहीं सकता ना, भगवान तो मैं भी नहीं हूं। आपको क्या लगता है मैं भगवान हूं? ना बाबा, इसलिए मैंने 12 से 15 बता दिए। ठीक है, इतने आते हैं भौतिक रसायन से इतने आ जाते हैं और कार्बनिक रसायन से इतने आ जाते हैं। संजीव सर और राजीव सर ने आपको बहुत अच्छे से इसके बारे में बताया होगा। अब आगे मैं अगर बढ़ूं तो समझना हमको क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। ठीक है, मेरी तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट सुझाव, बात वही करी है, उसको मैंने शब्दों में लिख के आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। अगर अकार्बनिक रसायन को आप देखोगे तो एनसीईआरटी को घुट्टी मार के पी जाना है और उसके जितने भी अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं चैप्टर्स के बीच में, अध्याय के बीच में, उन सब को एक एक सवाल को बहुत अच्छे से कर लेना है। वही सवाल आपको एमसीक्यू के रूप में पेपर में दिख सकता है। दूसरी चीज सर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, मैंने क्या बोला, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में जितने भी जो एमसीक्यू होते हैं ना मेरे बेटा, ठीक है, तो एमसीक्यू को तो बहुत अच्छे से कर लेना। इसके अलावा सभी प्रकार के प्रश्नों को शामिल करता है, तो आपको एमसीक्यू बहुत अच्छे से कर लेना है। क्या कर लेना है? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एमसीक्यू बहुत अच्छे से कर लेना है। तो हमको दो ही प्रायोरिटी रखनी है बेटा कि सबसे पहले हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करेंगे, उनके सारे सवाल कर डालेंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपको जब इतना कर लिया तो कैसा पेपर आता है, प्रश्न पत्र अपने को कैसा देखने को मिलेगा। आप चले जाइए बेटा नीट के PYQ पे, पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र पे। किस पे चले जाइए? नीट के पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र पे चले जाइए, आपको पता चल जाएगा कि सवाल कैसे पूछे जाते हैं। इसके अलावा हल किए गए एनसीईआरटी प्रश्न, जो भी एनसीईआरटी प्रश्न या उदाहरण अपने को दिए गए हैं वो सारा करना है। मतलब अकार्बनिक रसायन की कहानी एनसीईआरटी के गोल 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 इर्द गिर्द घूम रही है, तो आपको भी उसी के इर्द गिर्द घूमना है। समझे ना मेरे लाल गोपालों, यही आपको करना है। चलो सर, अकार्बनिक रसायन हमको कैसे करना है, पूरी स्ट्रेटजी आप लोगों के सामने, रणनीति आप लोगों के सामने क्लियर हो गई। लेकिन बहुत सारे बच्चे होंगे डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, दिल धक धक होता है ना, दिल धक धक हो रहा होगा, रातों को नींद उड़ गई होगी, चैन उड़ गया होगा, और ये झकझोरती गर्मी आपको परेशान कर रही है। तो इसके साथ साथ आपको दैनिक जीवन में क्या क्या करना है वो भी कुछ चीजें टिप्स दे दूं ना, दे देता हूं। चलो दे देता हूं बेटा। चलो सबसे पहले नीट के लिए खुद को तैयार कैसे रखें। सबसे पहले फ्रेश रहे मेरे बच्चे, हर दिन आपको ताजा रहना है, अपने दिमाग को साफ रखें। मतलब आपको सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स अपने दिमाग में रखने हैं, कोई भी नकारात्मक बातों पे ध्यान नहीं देना है। कौन क्या कह रहा है, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारी सखी, तुम्हारे रिश्तेदार क्या कह रहे हैं, तुम्हारा होगा नहीं होगा, इस तरीके के अगर प्रपंच रचे जा रहे हैं तो उन प्रपंचों से दूर रहो, क्योंकि आप चाहें तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आपने साल भर पढ़ाई रखी है, खुद पे भरोसा रखें, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जाएं, नकारात्मकता को साइड रख के जाएं। दूसरी चीज सर, घबराए नहीं यार, हैव पेशेंस, इतनी मेहनत करी हुई है, घबराए नहीं। अपने दिमाग को, कहते हैं ना, युद्ध वही जीतते हैं जो दिमाग एकदम शांत रखते हैं। जैसे ऋषि मुनि भी होते थे ना, दिमाग एकदम शांत रखते थे। दिमाग जितना शांत होगा बेटा, सवाल और जो साल भर पढ़ा हुआ है सब याद आएगा। तो याद रखना, जब हमने साल भर मेहनत करी होती है ना, तो हमें एग्जाम हॉल में सब याद आता है। बस अपने दिमाग को शांत रखने की कोशिश करें। इसके अलावा सर, अच्छे से सोएं यार, ठीक है। मैंने अभी बोला ना, रातों की नींद उड़ गई होगी, दिन का चैन उड़ गया होगा। अरे रातों की नींद और दिन का चैन जब उड़ जाता है ना, तो हमारी जो एफिशिएंसी होती है वो भी कम हो जाती है। तो याद रखना, नींद प्रॉपर आपको लेना है, ठीक है। इसके अलावा आत्मविश्वास से भरे रहना, कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। चीजों को ध्यान से पढ़ें। और मैं एक बात कह रहा हूं, एग्जाम हॉल में भी जब भी बैठे तो प्रश्न पत्र में क्या क्या दिया गया है अब सुनना। कई बार हिंदी में कुछ चीजें एकदम टिपिकल हिंदी में आ जाती हैं और नहीं समझ आ रही, तो एक बार आप इंग्लिश का सहारा ले सकते हैं।
क्योंकि जब हिंदी माध्यम वाला छात्र होता है उसके सामने इंग्लिश का पेपर भी होता है, तो कुछ चीज अगर हिंदी में कुछ टफ वर्ड लग रहे हैं तो आप इंग्लिश का सहारा ले सकते हैं, लेकिन सवालों को बहुत अच्छे से समझें बेटा। उसके लिए दिमाग शांत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या? दिमाग शांत होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप सवालों को बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे। इसके अलावा समय का प्रबंधन, कितने समय में फिजिक्स करनी है, कितने समय में केमिस्ट्री करनी है, अभी जो आखिरी वक्त में रिवीजन कैसा करना है, इसको बहुत अच्छे से समझते हुए चले। और कृपया धैर्य रखें, हैव पेशेंस। मैंने क्या बोला? धैर्य बनाए रखें। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैंने क्या बोला? मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इस तरीके से अगर इस रणनीति के साथ अगर आप अकार्बनिक रसायन को पढ़ेंगे तो कौन कहता है अकार्बनिक रसायन बनती नहीं। एक बार इस रणनीति से पढ़ के तो देखो, और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि इस कहानी में आपको मजा आया या नहीं आया, कि हाँ यार हमें आखिरी वक्त पर कैसे एक पॉजिटिव अप्रोच रखनी है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। एंड बेटा मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप पेपर बहुत अच्छा दें, ठीक है, और बहुत अच्छे मार्क्स लेके आए। हम जल्द ही मिलेंगे, लेकिन मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि हाँ हम पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ पेपर में जाने के लिए तैयार हैं। थैंक यू सो मच।